बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। चुनाव जब आते खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव आने से पहले ये कौम ऐसी जिसे सारे नेता भूल जाते हैं, वो अक़लियत की कौम। क्यों? ना उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में है, ना उनकी रहबरी करने वाला कोई नेता बराबर है। इसके जिम्मेदार जितना कांग्रेस है, इतना जिम्मेदार कर्नाटका स्टेट में जनता दल सेक्युलर भी है। आइंदा इस कौम का क्या होगा, कई सारे सवाल आते हैं, इसके बारे में हम जवाब आज जानेंगे। जनता दल सेक्युलर के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, मुसलमानों के सीनियर कायद मोहम्मद जफरुल्लाह खान से आइए इस बारे में हम बात करते हैं। सर, वेलकम टू इंडिया। माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू मिस्टर खान, आर यू ए टूरिंग पॉलिटिशियन, आर यू एन एक्टिव पॉलिटिशियन? पीपल आस्क, इट इज पीपल्स क्वेश्चन, नॉट माइन। ऑलवेज द पीपल। इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं? हिंदी में सर। अगर हिंदी में कहते हैं तो लोगों की दो सोच बनती है जी। वो उनका अपना नजरिया होता है कि वो मुझे किस ढंग से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक बेकार या उससे फजूल की बातें करूं, कंट्रोवर्सी में रहूं, मीडिया से जुड़े रहूं, ये जरूरी नहीं है। लोगों की जब खिदमती करना हो, कई तरीके से अपनी खिदमत को अंजाम दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं उसी जगह पे रहूं और वहीं उनकी मदद करूं, चार लोगों को दिखा के करूं, ये जरूरी नहीं है। कहीं से भी वो मदद पहुंचाना हो, और जब रब ने तय कर लिया तो वो मदद होते रहेगी। मैं अपनी खिदमत जो सोसाइटी के लिए जो काम करना वो तो मैं कर रहा हूँ, भले वो मैं हाजिर हूँ या गैर हाजिर, वो लोगों की नजरिए के ऊपर डिपेंड है। उसका इलाज तो मेरे पास है। सर, अगर देश की तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में बात करूं, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल। कांग्रेस मुसलमानों को डर दिखाती है बीजेपी का, बीजेपी कहती है कि मुसलमानों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों की आज ये हालत है, तो कांग्रेस कहती है कि जेडीएस को वोट करोगे तो बीजेपी आएगी। मुझ जैसे कमअकल ना समझ कैसे डिसाइड करें कि किस पार्टी के साथ जाना है? जो 70 साल में नहीं हो सका, आगे कौन रहबरी करेगा? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि बीजेपी आ जाएगी अगर उसका डर है तो मैं इस कौम को बता देना चाहता हूं, इस डर से बाहर आ निकलें। क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी आ चुकी, स्टेट में भी बीजेपी आ चुकी। अब बीजेपी को आके करने का बाकी क्या रह गया? जो कुछ कर सकते थे सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब तो सीधा सीधा आमने सामने की लड़ाई है। जब सामने ही आके लड़ाई लड़ना है तो तुम्हारे पास एक मौका है कि किसी तीसरे को मौका देके एक अच्छी हुकूमत बनाए। अगर अच्छी हुकूमत बनाते हैं जो सेकुलर माइंड भी हो, जो लोगों को सब साथ में बराबर लेके चले, हर मेरे हिंदू भाइयों को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, बुद्धों को, जैनों को साथ में लेके जाने की जो मेंटालिटी है वो है जनता दल सेकुलर पार्टी। एक मौका हमको पूरी ताकत से दे, ना कि आधी सरदर्द वाली इनसे मिलके उनसे मिलके नहीं। एक सरकार अगर पूरा दे फिर बाद में हमारी पार्टी को सर्टिफिकेट दे। और रही बात एलिगेशन जो कांग्रेस लगाते आ रही है, तो अभी फिलहाल मैं उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। किसी को बेइज्जत करने से हमारी इज्जत बढ़ती है, इस बात में मैं यकीन नहीं रखता हूँ। इंशाअल्लाह ताला वक्त पे हम लोग, हमारी पार्टी काम करके दिखाएगी, उस वक्त आपकी समझ में आ जाएगी। मोहम्मद जफरुल्लाह खान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। मेरा आपसे सवाल है, शिर्क क्या है आपके हिसाब? शिर्क किसको कहते हैं? क्योंकि इसके बाद मेरा सवाल है। शिर्क तो बुत परस्ती भी है। शिर्क और बिद्दत की अगर तफसील में जाए तो इसके बारे में मुझसे बेहतर जवाब हमारे उलमाए कराम से मिल सकता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। क्रिएटिंग द गॉड बिसाइड द गॉड, यानी तुम खुदा की जगह उसका रुतबा, बराबरी का रुतबा किसी और को खुदा बनाना, इससे बड़ा शिर्क मैं नहीं समझता कि इसके आगे कोई शिर्क हो। कर्नाटका के एक सीनियर मुस्लिम पॉलिटिशियन जो 4 बार कांग्रेस के एमएलए, सिटिंग एमएलए भी हैं, बिदर में स्पीच करते हुए कहते हैं, कई भी कहते हैं कि सिद्धरामैया से दूर होना खुदा से दूर होने के बराबर है। ये पॉलिटिशियन हमारे लिए एक रोल मॉडल होता है, हम उसको कैसे लें सर? देखिए, वो लोगों के ऊपर डिपेंड है। हर नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों रोल में दोनों के भी फॉलोअर होते हैं। तो जिसने भी ये कहा है उनके फॉलोअर ने तो उस बात पे ताली बजाए होंगे, तो वो उनके फॉलोअर हैं। और बाकी जो दीन को
बाकायदा तक़वे से और अपनी ईमानदारी से अपने मजहब को पकड़ के चल रहे हैं, तो उनकी नज़र में तो गलत साबित होएगा। वो लोगों की अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। बाकी अल्लाह हर किसी को नेक तौफीक दे। मैं दुआ कर सकता हूँ, पर किसी को उंगली पकड़ के चलाना बहुत मुश्किल है आज की। सर, जनता दल सेकुलर मुसलमानों के बारे में अगर हम बात करें, 1 करोड़ मुसलमान यहाँ पर रिप्रेजेंट हैं। जनता दल सेकुलर का जो बेस है सर, रामनगर, मंडिया, हासन, मैसूर, यहाँ पर है, सब जगह है, लेकिन ज्यादातर यहाँ की मानी जाती है जो मेन गढ़ है। क्या आइंदा आने वाले चुनाव में गुलबर्गा, बिदर को साथ लेके कहूंगा कि मुसलमानों को यहाँ पर टिकट मिल सकती है? ये प्रूव करने के लिए यस, जेडीएस स्टैंड्स विद द माइनॉरिटीज ऑफ द स्टेट। जब हमारी पार्टी की टिकट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में सवाल इम्प्लीमेंट होता है, ना कि उस वक्त से पहले सवाल इम्प्लीमेंट। उम्मीद कर सकते हैं सर? उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और देखिए, यहाँ पे 2 तरीके का होता है। एक मुसलमान को टिकट दे के उसको हरवा देना, नाम के लिए टिकट दे के उसको हरवा देना, मुसलमान को माली हालत से भी तबाह करना, उसका आधा गला काटने के बराबर का है। हमारी पार्टी की पॉलिसी में यही है कि जहाँ जीतने की उम्मीदें हैं, मुसलमान की तादाद ज्यादा है, ऐसे हलकों में इंशाअल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद भी है कि ज्यादा से ज्यादा जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल 2 हिस्सों में है। माई वोट इज माई राइट। क्या मुझे मैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, क्या कोई आलिम मुझे डिक्टेट कर सकता है कि मैं इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को? इसलिए कह रहा हूँ कि 2018 में देखा, 2013 में हमने देखा है कि एक तंजीम एक्टिव होती है इलेक्शन के वक्त पर और मुसलमानों को डिक्टेट करती है कि इसको वोट देंगे तो हमारा मुकद्दर संभल जाएगा। ये कहां तक सच है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में? अब जहां तक तंजीमों का सवाल है, तो मैंने तो सारे उलमा इकराम को दावत दी थी, तो उनका फर्ज ये बनता है कि जब भी वो अगर मुंसिफ की चेयर पे बैठ के फैसले करने के लिए पूरे कौम व मिल्लत के भलाई बहबूदी की अगर उनकी सोच है, तो उनकी सोच ये भी बनना चाहिए कि आम राय से ये सोच बनाई जाए, ना कि एक तरफा सोच रखे। इससे कौम की तबाही हो सकती है, बर्बादी हो सकती है, और इसका तजुर्बा पिछले इलेक्शन में कर चुके हैं। तो मैं आगाह कर देना चाहता हूँ ऐसे तंजीमों को कि दोनों तरफ की बात रख के, दोनों का इत्तेफाक करवा के कौम को आगे लाने की कोशिश करें। सर, क्या आप इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सक्सेसफुल रहती है हमेशा उलमा इकराम को हाईजैक करने में, कि जेडीएस जाती ही नहीं है उनके पास, इसलिए कांग्रेस नेता पहुंच जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करवाते हैं माइनॉरिटीज को, हाँ इनको वोट दो, इसलिए मुसलमान वोट दे देता है, देखता भी नहीं कि कैंडिडेट कौन है, उसका एजुकेशन क्या है। नहीं, अभी पिछले तजुर्बे की वजह से इस बार हमारी कौम वाकई अक्लमंद हो चुकी है। सब लोग समझ गए पिछले इलेक्शन के हिसाब से जो इनको तजुर्बा हुआ है, तो अफसोस भी किए इन चंद लोगों ने। इस बात की चर्चा चल रही है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में मेरी कौम समझदार की तरह अपना किरदार निभाएगी, ये मैं उम्मीद रखता हूँ मेरी कौम से। सर, आप एक पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, तो नेशनल का मेरे 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल ये, अदानी ग्रुप को लेकर जो हंगामा इस देश में चल रहा है, जो हिडनबर्ग जो यूएस की जो शॉर्ट सेलर कंपनी है, उसने आरोप लगाया कि मैनिपुलेशन के जरिए से अदानी आगे बढ़ी है, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार का सपोर्ट अदानी को ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि रिसेंटली जो बीबीसी पे जो रेड आईटी के हो रहे हैं, उस न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है? सर देखिए, 100% ये बात सही है। जब भी कोई एक इस देश में मुद्दा निकलता है, तो उस मुद्दे को दबाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा किया जाता है। तो मतलब मीडिया को डाइवर्ट करना यानी लोगों के जहन से खेलने वाली बात है। ये 140 करोड़ की आबादी इसका शिकार हो चुकी है। यही कुछ मीडिया हैं जो बीकेसी के मीडिया हैं, इन लोग की वजह से ये सब चलते आ रहा है। जैसे कि आपको कोसी मिसाल दो मैं अभी आपको, जैसे कि एक अग्रवाल का बहुत बड़ा एक मुद्दा था, उसको छुपाने के लिए 50,000 करोड़ का स्कैम था, उसको छुपाने के लिए मेरे अपने गांव से, यहाँ से मंगलूर से छोटा सा मुद्दा, बच्चियों का, लड़कियों का नकाब हिजाब का मुद्दा उठा लिए लोग ने, उस हिजाब के मुद्दे से उसको ढक दिया गया। तो ये पॉलिटिक्स तो चल ही रही है जब से केंद्र सरकार है। ये लोग एक मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरा मुद्दा तैयार करते हैं। तो ये पब्लिक समझ रही है और पब्लिक को समझना भी चाहिए कि सियासत क्या हो रही है, लेकिन असली मुद्दों से ना भटके, ये मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।
सर, एक पॉलिटिकल पंडित कई कन्नड़ा चैनल्स में ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर केमिस्ट्री को देखें तो सिद्धरामैया और कुमारस्वामी की बनती नहीं है। अगर नंबर्स नहीं मिलते हैं 113 सरकार बनाने के लिए, तो जेडीएस बीजेपी के साथ जा सकती है। येडियुरप्पा के बेटे को डिप्टी सीएम देकर कुमारस्वामी सीएम बनकर ये चांसेस ज्यादा है। इस अफवाह को आप सच मान सकते हैं या अफवाह ही है? देखिए, ये पहली बात तो जैसे पहला सवाल आपने किया शिर्क, तो ये सब भविष्यवाणियों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। और वक्त से पहले से तय कर लेना ये खुदाई दावा है, ये फिरौनी दावा है, मैं इसको भी ये भी दावा नहीं करता हूँ। वक्त और हालात, हमारे कमिटमेंट्स, पार्टी के कुछ कमिटमेंट्स हैं, पार्टी के फॉलोअर्स के कुछ कमिटमेंट्स होते हैं। कई मजहबों के लोग हैं जिसमें किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, हमारी माइनॉरिटी आती है, उसमें SC ST आती है। इन सबकी भलाई बहबूदी को मुद्देनजर रखते हुए उस वक्त के फैसले जो लिए जाएंगे वो वक्त और हालात पे बताए जाएंगे। इस वक्त कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल हमारी फाइट फुल मेजॉरिटी में हमारी अपनी गवर्नमेंट बनाने की हमारी फाइट चल रही है। इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह कामयाबी देगा। सर, इस बार 2023 में कई लाखों के नौजवान बच्चे हैं, भले हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बन के आ रहे हैं। उनके माइंड में कई कंफ्यूजन है। जो डिविजिव पॉलिटिक्स आज पूरे नेशन में चल रही है, आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे कि कौन से पैरामीटर्स को सोचते हुए वोट करें? सारे बच्चों से मैं यही कहूँगा हाथ जोड़ के कि आप लोग, हमारा तो ख़त्म है, इस जितने ये राजनेता लोग हैं आधे से ज़्यादा उम्र दराज है, तो ये मुल्क आपका है। आप आने वाली पीढ़ी हो, इस मुल्क के वारिस आप लोग हो, तो आप लोग धार्मिक भावना में ना जाते हुए, मजहबी एजेंडे लेके ना जाए, इस मुल्क की वफादारी के बारे में सोचें। असल भारतीय बने, असली भारतीय बन के भारत को बचाने के लिए आपको बेहतर से बेहतर सेक्युलर मेंटालिटी को वोट करना चाहिए, सेक्युलरिज्म को बढ़ाना चाहिए। 4 भाई मिलके ये घर बना सकते, पन एक बेटा कितना भी ताकतवर हो ये घर नहीं बना सकता। इस सोच को आगे रखें, ये सोचते हुए इस मुल्क को बचाने की और भलाई बहबूदी को सोचते हुए आने वाले न्यू जनरेशन के वोटर वोट करना चाहिए। ये मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ मोहम्मद जफरुल्लाह खान, जो मुसलमानों के एक सीनियर कायद भी हैं और जनता दल सेक्युलर के सीनियर जनरल सेक्रेटरी भी है। इनका कहना है इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिफाइड कल्चर। अब जो नए वोटर्स आ रहे हैं उनको नेशन बिल्डिंग को सबसे सामने रखकर फिर वोट करना चाहिए। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।